पाकिस्तान ने आखिर क्यों कहा कि भारतीय सिख रुपए नहीं अमेरिकी डॉलर लाएं? आखिर क्या है मामला? तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा खुलासा किया है एक अर्थशास्त्री ने, और ये कहा है कि जो सोच रहे हैं ठीक उसका उल्टा होने वाला है। चीन की लॉलीपॉप कुछ दिन की है और भारत 1 लाख पार करने वाला है। जानेंगे मार्क मोबियस ने ऐसी कौन सी भविष्यवाणी करके तहलका मचा दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने करतारपुर साहिब आने वाले भारतीय सिखों से रुपए की जगह अमेरिकी डॉलर लाने के लिए कहा है। इस फैसले के पीछे भारतीय नागरिकों के साथ हो रही धोखाधड़ी को वजह बताया गया है। दरअसल भारतीयों को इंडियन करेंसी नोट के बदले तय कीमत से कम कीमत के पाकिस्तानी करेंसी नोट दिए जा रहे थे। पाकिस्तान की पंजाब सरकार में मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा ने बताया कि भारतीय सिखों को उनके पैसे के बदले तय कीमत से कम के करेंसी नोट मिलने की शिकायतें सामने आई। शिकायतों के कारण ये फैसला लिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय सिखों को यहाँ की सुविधाओं के लिए अतिरिक्त चुकाने की जरूरत नहीं है। इस साल 14 नवंबर को सिखों के पहले गुरु नानक देव जी की 555वीं जन्म जयंती के अवसर पर हजारों सिख श्रद्धालु पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब जा सकते हैं। पिछले साल लगभग 3000 सिख श्रद्धालुओं ने इस अवसर पर करतारपुर साहिब का दौरा किया। करतारपुर साहिब पाकिस्तान के नारोवाल जिले में रावी नदी के पास स्थित है। इसका इतिहास 500 साल से ज्यादा पुराना है। माना जाता है कि 1522 में सिखों के गुरु नानक देव ने इसकी स्थापना की थी। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी साल यहीं बिताए थे, यहीं पर अब देह त्यागी थी, इसलिए यह शहर सिखों के लिए विशेष महत्व रखता है। करतारपुर कॉरिडोर 9 नवंबर 2019 को खोला गया था। भारत की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान की तरफ से तत्कालीन पीएम इमरान खान ने इसका उद्घाटन किया था। यह पंजाब के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक मंदिर को पाकिस्तान के गुरुद्वारा दरबार साहिब से जोड़ता है। 4 किलोमीटर का ये गलियारा भारतीय तीर्थयात्रियों को बिना वीजा के गुरुद्वारा दरबार साहिब में प्रवेश करने की अनुमति देता है। इससे पहले लोगों को वीजा लेकर लाहौर के रास्ते वहां जाना पड़ता है, जो कि एक लंबा रास्ता है। फिलहाल यहाँ जाने की फीस $20 है, जिसे पाकिस्तान सरकार वसूलती है। पाक पूर्व मंत्री डिप्लोमेट ने एक बार एक बयान दिया था कि करतारपुर साहिब के बदले कश्मीर दे भारत। सिखों से कहा था कि खालिस्तानी मूवमेंट जारी रखना चाहिए। पाकिस्तान में शामिल होने का प्रस्ताव भी दिया था। भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके अब्दुल बासित ने एक विवादित बयान दिया था, और बासित ने एक टीवी चैनल में बात करते हुए कहा था कि भारत को सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल करतारपुर साहिब ले लेना चाहिए और पाकिस्तान को पूरा कश्मीर दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले सिख अक्सर करतारपुर साहिब को वापस लेने की मांग करते हैं, मगर ये अब हो नहीं सकता। लेकिन अगर वे कश्मीर के बदले हमसे करतारपुर साहिब मांगे तो इस पर विचार किया जा सकता है। ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ था उनका ये बयान है। अब ये चीजें तो दोनों देशों के बीच में आपस में इस तरह की चीजें चलती रहती है, पर इस समय चाइना को एक बड़ा झटका मिला है। दुनिया के जाने माने निवेशक मार्क मोबियस ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि BSE सेंसेक्स इस साल के अंत तक 1 लाख के आंकड़े को छू सकता है। CNBC TV 18 की रिपोर्ट के अनुसार मोबियस ने निवेशकों को सलाह दी है कि वे किसी भी गिरावट को खरीदारी के मौके के रूप में देखें। 1 लाख का टारगेट मौजूदा बाजार भाव से करीब 18% की संभावित तेजी को दिखलाता है। मोबियस ने CNBC के साथ बातचीत के दौरान चीन के शेयर बाजारों में हालिया तेजी का भी जिक्र किया। उन्होंने आगाह किया कि चीन के बेलआउट के कारण मेटल सेक्टर में हालिया तेजी टेम्पोररी यानी कि अस्थायी साबित हो सकती है। दिग्गज निवेशक के अनुसार ऐसा इसलिए क्योंकि अभी ये पूरी तरीके से साफ नहीं है कि चीनी सरकार अपने बड़े उद्यमियों के साथ पूरी तरीके से खड़ी है या नहीं है। मोबियस ने आगे कहा कि चीन के बेहतर प्रदर्शन से हर उभरते बाजार के लिए संभावनाएं बेहतर होगी। इससे इन बाजारों में पूंजी प्रवाह बढ़ेगा। मोबियस ने यह भी कहा कि अगर उनके पास निवेश करने के लिए $100 होते तो वो 50% भारतीय बाजारों में, 25% चाइना में और ताइवान में और बाकी 25% तुर्की, वियतनाम और अन्य उभरते बाजारों में निवेश। उनके अनुसार पोर्टफोलियो का 10% हिस्सा सोने में भी आवंटित किया जा सकता है। बातचीत के दौरान मोबियस ने यह भी बताया कि उभरते बाजार में जगह है जहां निवेश के अवसरों की तलाश की जानी चाहिए। कारण है कि आगे जाकर ये अमेरिकी बाजारों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना रखती। पिछले एक साल में BSE सेंसेक्स में 28.5% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पिछले 6 महीनों में अकेले सूचकांक में लगभग
16% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। हमने आपको पहले भी कहा था कि चाइना ने जो चीजें करी है ये क्षणिक चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा असर नहीं करने वाली है और ये वो मोमेंट है जहां चाइना को 3 एरो स्ट्रेटजी चाहिए, 3 तीर वाले वो नियम चाहिए जिस नियम से वो वापस ला सके। चाइना के पास इस समय जापान वाला सिचुएशन पैदा हो गया है और जापान ने उस वक्त कोशिश करी और कोशिश करके जापान ने अपने आप को बाहर निकाला, लेकिन जापान की कोशिश में एक बड़ी कमी रह गई थी। इसी चीज को ये चाइना को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना के लिए वो तीसरी चीज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कहा गया कि एक बात तो है कि चाइना इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि उन्हें अगर फिर से गेम में वापस आना है तो कुछ बड़ा करना होगा और इसके लिए चाइना ने क्या किया, चाइना ने पहली रणनीति अपनाई कि कुछ ऐसा दिखाओ कि बाजार में हलचल मच जाए, एक तहलका मच जाए, लोगों के पास एक संदेश चला जाए, हाँ जी हम वापस आ गए हैं गेम में और हम गेम से बाहर ही नहीं हुए, हमारी ताकत इतनी है कि हम गेम में बने रहेंगे, गेम से हमें कोई बाहर निकाल दे इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए पहली रणनीति यही थी और इस पहली रणनीति के तहत आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर पैसे लगा दिए गए और ये जो पैसे लगाए गए हैं इस ग्राफ में आपको देखने को मिल रहा है। जैसे ही ये ऐलान होता है कि चाइना की सरकार यहाँ पर पैकेज अनाउंस करती है, वैसे ही चाइना का शेयर मार्केट बहुत तेजी से उठ जाता है। तो यहाँ पर यही चीज हुई, पर अभी 2 और चीजें हैं और वो 2 चीजें अगर नहीं होती हैं तो ये जो पहली चीज है ये पहली चीज बेकार हो जाएगी। 3 एरो स्ट्रेटजी में पहला तीर तो चाइना ने चला दिया है। अब दूसरा तीर क्या है, तो दूसरा तीर ये है कि उसे सबसे पहले मॉनेटरी तौर पर ये संदेशा भेज दिया है, लेकिन फिर सवाल होता है कि यहाँ पर मॉनेटरी, फिस्कल और स्ट्रक्चरल ये चेंजेज, दोनों चेंजेज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जापान को मॉनेटरी और फिस्कल दोनों ही मिला तो ये निकल कर बाहर आ गए, लेकिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ये नहीं कर पाए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं कर पाए तो ये पूरा का पूरा प्लान धरा का धरा रह गया। आपने एक बिजू का छोड़ा और माहौल ऐसा खड़ा कर दिया, फिर सवाल ये उठता है कि आप उसे सस्टेन करके रख पाते हैं कि नहीं। और दूसरा चीज होता है कि आप अपने स्ट्रक्चर में किस तरीके का बदलाव करते हैं जिससे कि वो लंबे समय तक फिर लागू ही रह जाए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी तो इन्होंने 3 स्टेप में से बस पहला स्टेप चला है, अब देखना होगा कि फिस्कल के तौर पर ये कितना कामयाब होते हैं और फिस्कल के बाद ये स्ट्रक्चर में क्या चेंज कर पाते हैं। सब कुछ आसान होता अगर इनके खिलाफ कोई नहीं होता, और खिलाफ जिस तरीके से अमेरिका है, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि सरकार या सार्वजनिक धन ये आ पाए चाइना के पास, क्योंकि चाइना के पास अगर आता है तो ये अमेरिका के लिए खतरा होगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर।